हेलो, गुड आफ्टरनून। पिछले टॉपिक में हम लोग ने देखा था भारतीय संविधान में संघात्मक प्रावधान, और आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में एकात्मक प्रावधान। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है विषयों का झुकाव केंद्र की ओर है। ठीक है, तो इसमें कुछ 2 पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग देख लें। 2-3 पॉइंट्स इसमें हैं कि विषयों का झुकाव जो है वो केंद्र की ओर ज़्यादा है, जिसके कारण कहा जा सकता है कि ये एक एकात्मक प्रावधान है। जैसे कि संघ सूची के विषयों की संख्या जो है वह अधिक है तथा जो सभी महत्वपूर्ण विषय हैं वो संघ सूची में ही हैं। आर्टिकल 248 में अवशिष्ट विषय यानी कि रेजिडरी पावर्स का उल्लेख है। इन पर संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। ये जो आर्टिकल 248 में जो ये अवशिष्ट विषय दिए गए हैं, ये वे विषय हैं जिनका उल्लेख तीनों अनुसूचियों में नहीं है। ठीक है, ये एक अवशिष्ट विषय है, तो इन पर जो कानून बनाया जाएगा वो संसद के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, ये एक एकात्मक प्रावधान है। यहाँ पे जितने भी हम पॉइंट्स बताएंगे वो होंगे एकात्मक प्रावधान से रिलेटेड। ठीक है, तीसरा है आर्टिकल 249 में यह उल्लेखित है कि राज्य सूची का कोई विषय वर्तमान समय में राष्ट्रीय महत्व का बन गया है तो राज्यसभा इस विषय पर कानून बनाने हेतु उपस्थित होगी प्लस मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव रखती है। यानी कि क्या है कि आर्टिकल 249 में यह उल्लेखित किया गया है कि जो भी राज्य सूची का विषय होगा, यदि उस पर कोई भी राष्ट्रीय महत्व बन जाए, यानी कि वह राष्ट्रीय महत्व का वर्क हो, तो उस पर जो भी कोई कानून बनाने का होगा तो उसमें क्या होगा कि इस विषय पर जो कानून बनाया जाएगा उसमें जो राज्यसभा की उपस्थिति होगी प्लस जो मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होगा, उसके माध्यम से वह प्रस्ताव रखेगी। कौन? राज्य सरकार। ठीक है, ऐसे कानून की अवधि 1 वर्ष की होती है, यानी कि ऐसा जो कानून जो बनाया जाएगा उसका 1 वर्ष तक ही मान्य होगा। ये एक एकात्मक प्रावधान के अंतर्गत ही आता है। आर्टिकल 250 में यह उल्लेखित है कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। यानी कि आर्टिकल 250 में क्या उल्लेखित किया गया है? आर्टिकल 50 में यह उल्लेखित किया गया है कि जैसे कि आर्टिकल 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 354 में क्या है? राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, आर्टिकल 356। ठीक है, और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ पे 250 में लिख दिया गया है कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। ये एक एकात्मक प्रावधानों के अंतर्गत आ गया, क्योंकि यह मतलब एक एकात्मक प्रावधान जैसा ही है, क्योंकि ये केवल एक अलग से ही प्रावधान किया गया। आर्टिकल 251 में यह उल्लेखित है कि आर्टिकल 249 तथा आर्टिकल 250 के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे तो बनाए गए किसी भी कानून का टकराव किसी राज्य कानून से होता है तो संसदीय कानून ही मान्य होगा। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 251 में यह उल्लेखित किया गया है कि आर्टिकल 249 जिसमें उल्लेखित है कि राष्ट्रीय महत्व, अगर कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का बन जाता है तो कानून बनाने का अधिकार वहाँ पर उपस्थिति प्लस मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव रखेगी राज्य सरकार, ये उल्लेखित है। और वहीं आर्टिकल 250 में क्या उल्लेखित है कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखा है। तो आर्टिकल 351 में यह उल्लेखित कर दिया गया है कि 249 और जो 250 है, इसके तहत जो भी कानून जो बनाए गए उनका टकराव किसी राज्य कानून से होता है अगर, तो संसदीय कानून ही मान्य होगा। ठीक है, आर्टिकल
252 में यह उल्लेखित है कि जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा निवेदन करने पर संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। ठीक, आगे देखते हैं। आर्टिकल 253 में यह उल्लेखित है कि संघ सरकार द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते पर हस्ताक्षर कर लेने पर राज्य सूची से जुड़े हुए विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि ये मतलब क्या है कि भारतीय संविधान में जो भी एकात्मक प्रावधान किए गए हैं वो ये अलग से जो एकात्मक प्रावधान की विशेषता है वो यहाँ पे बताई गई है कि जैसे कि मैंने संघात्मक में बताया था कि विषयों का बंटवारा कर दिया गया संघ राज्य और समवर्ती सूची में, और राज्यसभा के दूसरे सदन के रूप में होना, अखिल भारतीय सेवाओं का होना, संविधान की सर्वोच्चता होना, स्वतंत्र न्यायपालिका होना। ठीक उसी प्रकार जो एकात्मक प्रावधान जो हमारे देश में दिखाई देते हैं मैं उनको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिकल 254 में यह उल्लेखित है कि समवर्ती सूची के किसी विषय का संसद व राज्य विधानमंडल में टकराव होने पर संसदीय कानून माना जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा है कि संसदीय कानून माना जाएगा? तो आर्टिकल 254 में उल्लेख किया गया है। ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि विषयों का झुकाव केंद्र की ओर है, ये एक एकात्मक प्रावधान के अंतर्गत आता है। अब दूसरा है केंद्र द्वारा निर्देश देना। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 257 के तहत संघ सरकार अपने संचार के साधनों तथा रेल पटरियों की सुरक्षा के संदर्भ में राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आर्टिकल 365 के तहत संघ सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है किसी भी विषय पर। निर्देशों की पालना नहीं करने को संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि राज्यसभा में असामान्य प्रतिनिधित्व होना। राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं ना। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा शक्तिहीन यानी कि पावरलेस है। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा कैसा है? पावरलेस है। आगे है चौथा नंबर है अखिल भारतीय सेवाओं का होना। इसमें एकात्मक प्रावधान आर्टिकल 309 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 310 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं तथा वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। आर्टिकल 311 में यह उल्लेखित है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को नियुक्त करने वाले अधीनस्थ द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, IAS अधिकारियों पर राज्य सरकार का आंशिक नियंत्रण होता है। राज्य सरकारें उनका स्थानांतरण कर सकती हैं तथा पदस्थापन की प्रतीक्षा में रख सकती हैं तथा केंद्र सरकार की अनुमति से निलंबित कर सकती हैं, लेकिन उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, आगे देखते हैं वित्तीय निर्भरता। वित्तीय निर्भरता क्या है? आर्टिकल 275 के तहत संसद कानून बनाकर राज्यों को अनुदान देती है। ठीक है, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इन सबकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। इन सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा
इन सब की नियुक्ति की जाती है। ओके, आगे देखते हैं। ये आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के संदर्भ में सिद्धांत बनाता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे याद रखने लायक, आर्टिकल 282 के तहत संघ सरकार राज्य सरकारों को अनुदान दे सकती है। ठीक है, आर्टिकल 282 के तहत, यानी कि आर्टिकल जो 282 है उसमें यह लिखा है कि जो ये संघ सरकार होती है वो राज्य सरकारों को अनुदान दे सकती है। आर्टिकल 293 के तहत राज्य सरकारें संघ सरकार की गारंटी पर ही उधार ले सकती हैं। आर्टिकल 304 के तहत किसी अन्य राज्य के साथ व्यापार पर रोक लगाने संबंधी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति से विधानमंडल में रखा जा सकता है। ठीक है, ये किसके तहत है? वित्तीय निर्भरता के अंतर्गत आता है ये चीजें। ठीक है, आगे है एकल नागरिकता। राज्य में यानी कि देश में, हम राज्य का मतलब यहाँ देश से रिलेटेड है। ठीक है, एकल नागरिकता देखने को मिलती है और एकल न्यायपालिका, एकल नागरिकता का प्रावधान है और साथ ही लास्ट है एकल न्यायपालिका। ठीक है, यानी कि इतनी ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई, इतनी हम लोग को एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। भारतीय संविधान में एकात्मक प्रावधान भी हैं। ठीक है, रेजिड्यूरी पावर्स मैंने बीच में बताया था, उसका मतलब होता है अवशिष्ट विषय। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क। जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था है उसके पक्ष में क्या तर्क है, इसके बारे में आगे बहुत बड़ा टॉपिक है, बाद में देखेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके।